नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना के दानापुर में नगर परिषद उपाध्यक्ष और जेडीयू के प्रदेश सचिव दीपक कुमार मेहता की हत्या के 12 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। घटना से नाराज लोगों ने दानापुर गांधी मैदान मुख्य सड़क मार्ग को अभी भी जाम किया हुआ है और चौंकाने वाला तथ्य ये कि दीपक मेहता को उनके घर के बाहर ही गोलियों से छलनी कर दिया गया और वहां से नासरीगंज ओपी की दूरी महज 42 कदम पर है। और इस घटना से एक बार फिर से पटना पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। ग्राउंड जीरो से पूरी घटना का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। तो देखिए, घर के बाहर ही ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद दीपक मेहता को मौत के घाट अपराधी उतारकर यहां से फरार हो जाते हैं और अब इसे लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में, क्योंकि यहां से अगर थाने की दूरी की बात की जाए महज 42 कदम के बाद है, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों के अंदर डर नहीं, खौफ नहीं और कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में। राजधानी पटना में एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर। दीपक मेहता दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे और उनके आवास के ठीक सामने जो गेट है वहीं पर उनकी गोली मारकर 8:45 पर सोमवार की रात हत्या कर दी गई। और ये घटनास्थल पर इस वक्त न्यूज 18 की टीम मौजूद है। यहीं वो जो सर्कल बनाया गया है, यहाँ पर अभी से थोड़ी देर पहले फेसल की टीम आई थी और जो कार्ट्रिज थे 4-5 की संख्या में उसको यहाँ से ले गई है। पुलिस घटना के विरोध में अभी भी दानापुर और गांधी मैदान मुख्य सड़क जाम है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ठीक बगल में यहाँ पर दानापुर में जो नासरीगंज ओपी है वो चंद कदम के फासले पर है और उसके बावजूद पुलिस कर्मी जो है वो देखते ही रह गए और अपराधी आराम से घटना को अंजाम देकर यहाँ से निकल गए। कितनी दूरी पर है नासरीगंज ओपी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितनी चंद फरलांग है, 4, 5, 6, 39, 40, 41, 42 कदम की दूरी पर यह नासरीगंज ओपी है। और यहीं पर तमाम जो पुलिसकर्मी है, ओपी इंचार्ज सर, पटना पुलिस किसी भी घटना के बाद किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन एक बड़ा सवाल, एक नेता दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष जिनको लगातार धमकी मिल रही थी और उन पर इस तरीके से अटैक किया गया, घर के सामने उनकी गोलियों से उनको छलनी कर दिया गया, तो आखिरकार बगल में ये नासरीगंज जो ओपी है इसको बनाने का क्या मकसद था? मकसद यही था ना कि सुरक्षा दी जाए, लेकिन सुरक्षा कैसे मिली ये आप देख सकते हैं। जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। दीपक जी काम बहुत करते हैं, बहुत इंसान था दीपक जी, बहुत ही अच्छा इंसान, हर समाज के लिए। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जमाल खान। जमाल खान की बात आपने सुनी। दानापुर में जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्या के बाद से अभी लोगों में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने दानापुर में मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस से अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। दीपक मेहता के शव का अभी भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। दीपक मेहता के दोनों बेटों का इंतजार किया जा रहा है। तो जेडीयू नेता की हत्या और मुख्यमंत्री पर हमले को लेकर विधानसभा में सियासत अब बेहद तेज हो चुकी है। विपक्ष की ओर से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। विधायकों से बात की न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर आरजेडी के लोग जवाब सरकार से मांग रहे हैं। बीजेपी के विधायक भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या जवाब मांग रहे हैं आप सरकार? देखिए, कुर्सी कुमार जी से हम लोग जवाब चाहते हैं कि आखिर आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार हो रहा है बिहार में। कौन सुरक्षित है? जब माननीय मुख्यमंत्री जी सुरक्षित नहीं है, उनके सुरक्षा पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। हम तो लगातार मांग कर रहे हैं, हमारी पार्टी मांग कर रही है, पूरे विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं कि डीजीपी को हटाया जाए। जब डीजीपी सक्षम नहीं है तो उनको क्यों बैठाए हुए हैं? डीजीपी को हटाने की मांग कर रहे हैं। कल भी पटना में एक हत्या हुई है जदयू नेता की। कानून का राज है, जो अपराध करेगा वो पताल में भी जाएगा, उसको ढूंढ करके उचित कानूनी कार्रवाई होगी। और इनके समय में तो राम राज्य था, समाज जब है तो अपराध होगा, लेकिन नरसंहार नहीं हो रहा है, नरसंहार पर रोक है। देखिए, मुख्यमंत्री जी पर जो हमला हुआ वो काफी निंदनीय है। पक्ष विपक्ष सभी ने उसकी निंदा की है और लोकतंत्र में इसकी कहीं कोई जगह नहीं है। हम भी इसकी भर्त्सना करते हैं। कैसे डीजीपी बैठा के रखे हैं,
प्रशासन के तंत्र कैसे नाकाब हो रहे हैं, सब जगह कहीं कामयाबी नहीं है उनको। कहीं जदयू की हत्या होती, खाली जदयू का क्यों बोलते हैं, ढेर सारी हत्याएं हो रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री में जो घटना घटी है, पूरे बिहार को शर्मसार करने को, पूरा देश को शर्मसार किया है। आखिर उनकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और खास करके डीजीपी पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। वहीं पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने जेडीयू नेता की हत्या पर चिंता जाहिर की और स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उनकी हत्या और घर पर हत्या एक बड़ी घटना है और ये दुखद घटना है। चिंता के विषय में गया था, कल 3:30 बजे तक उनके परिवार के साथ था और वहाँ जो वरिष्ठ अधिकारी लोग आए थे उनसे मैंने कहा है कि आप अविलंब इसके तह में जाइए और हत्यारा को पकड़िए। सांसद संतोष कुशवाहा ने जेडीयू नेता की हत्या के स्पीडी ट्रायल कराने की मांग की है। हत्या हुई, इसमें पुलिस प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हत्यारे को सलाखों के पीछे डाले और स्पीडी ट्रायल करा के उसको त्वरित सजा मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वीआईपी से बीजेपी में शामिल तीनों विधायकों ने मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई इसका खुलासा तो नहीं किया गया। विधायक इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के छात्र मयंक को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठे तमाम लोग। आपको बता दें कि कल मयंक की क्लास में तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई थी। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि मयंक की तबीयत खराब होने के बाद उसे विश्वविद्यालय अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। दूसरे अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। छात्रों से बात की संवाददाता आशीष रंजन। आप देख सकते हैं कि छात्र जो है अब आंदोलन करने के लिए उतर आए हैं। कल उसकी तबीयत अचानक जो है क्लास में बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे सबसे पहले विश्वविद्यालय का जो अस्पताल है वहां ले जाया गया था, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं थे, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। और अब छात्र जो है यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं और मयंक को न्याय दिलाने के लिए ये लोग जो है लगातार आंदोलन आज से शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर होता है, ना ही नर्स होता है, ना ही दवाई होता है, ना एम्बुलेंस होता है। एक एम्बुलेंस किसी के द्वारा, किसी व्यक्तिगत आदमी के द्वारा दिया भी गया था, उस एम्बुलेंस को व्यक्तिगत बना लिया गया है, वीसी के रूम में लगा रहा था, वीसी के इसमें। आज हम लोग जब इस मांग को लेकर आए तो वहाँ पर एम्बुलेंस लगा हुआ था। और जब हम लोग छोटी छोटी बात को भी लेकर आते हैं, इस इंतजार में लगे रहते हैं कि कोई बड़ा घटना होगा तब विश्वविद्यालय प्रशासन मेरा बात सुनने आएगी। कि किस तरह कैसे मृत्यु हुई है, कैसे हत्या हुई है या मृत्यु है, इसका जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए करें। और हॉस्टल के छात्रों पर, जितना भी विश्वविद्यालय में हॉस्टल है, उसका एक भी छात्र को अगर हानि पहुंचती है तो हम तमाम छात्र जो हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ तौर पर कहना है इनका कि ये जो मांग है इनकी, ये जब तक पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। मधुबनी में एमएलसी चुनाव में एनडीए के पक्ष में माहौल तेजी से बदल रहा है, ये कहना है जल संसाधन मंत्री संजय झा का। मधुबनी में एमएलसी चुनाव में एनडीए के प्रचार की कमान मंत्री संजय झा के हाथों में है और लगातार पंचायत प्रतिनिधियों के साथ उनका जनसंपर्क अभियान जोर शोर से जारी है। मधुबनी के झंझारपुर में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चुनावी मीटिंग के बाद न्यूज 18 से बातचीत में मंत्री संजय झा ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि काफी समझदार हैं और उन्हें पता है कि उनकी मांगों को कौन बेहतर तरीके से विधान परिषद में बुलंद कर सकता है। एनडीए की जो चुनावी सभा है यहाँ झंझारपुर में, ये जल संसाधन मंत्री संजय झा यहाँ है सभा में। मंत्री जी खुद अभी कमान संभाले हुए हैं, क्या लग रहा है? 2009 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, उस समय में माननीय मंत्री जी विधान परिषद के सदस्य के रूप में कमान संभाले हुए थे और 2022 में मंत्री के रूप में 2-2 विभाग के मंत्री के रूप में कमान संभाले हुए हैं। और आप देख रहे हैं कितने त्रिस्तरीय, झंझारपुर प्रखंड के तो सब प्रतिनिधि आए ही हैं, आज अगल बगल के भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए।
ये यहाँ जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। अभी मंत्री जी सर यहाँ कमान संभाले हुए अपना जिला में भी ये गृह प्रखंड भी है, क्या लग रहा है सर? नहीं, हमारे जो प्रत्याशी हैं एनडीए के विनोद कुमार सिंह जी, ये पहले भी रह चुके हैं। बहुत माहौल एकदम खिजा बदल गया है इनके पक्ष में और पूरा समर्थन है। हमारे सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी सारे साथी उनके सहयोग में है। सबसे बड़ी बात है कि पंचायती राज में जो जीत के आए हैं उनको पता है कि उनमें बहुत बड़ा सहयोग, उनका जो अधिकार है, उनका काम है, वो नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार का देन है। तो इतना समझ सबको है, कोई वोट खराब नहीं करता है आज के लिए। तो यहाँ जो चुनावी सभा भी जो हुई है उसके बाद यहाँ एनडीए में जो प्रत्याशी हैं उनके साथ साथ जो यहाँ जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी बात जो पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इस चुनाव में वोटर हैं, सभी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और अब ये बस 4 तारीख को वोटिंग के दिन का इंतजार है। उसके बाद पता चलेगा कि जो अभी जो यहाँ जो वोटर हैं या जो कार्यकर्ता हैं, ये उत्साह मतदान में वोट में कितना तब्दील हो पाता है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और बड़ी खबर इस वक्त पूर्णिया से आ रही है, जहां 25 लाख का स्मैक बरामद किया गया है। 4 स्मैक तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई है। 25 लाख का स्मैक बरामद किया गया है पूर्णिया से, बड़ी खबर। साथ ही साथ 4 स्मैक तस्कर भी गिरफ्त में हैं। बंगाल से स्मैक लाया जा रहा था, जिस दौरान ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 25 लाख का स्मैक जब्त हुआ है। अब तक आपने जमीन जायदाद और संपत्ति का बंटवारा होते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन पूर्णिया में पति के बंटवारे का अनोखा मामला सामने आया है। पूर्णिया में पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के अनोखे फैसले ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। दरअसल पुलिस परिवार परामर्श केंद्र ने एक पति को 2 पत्नियों के बीच बांट दिया। भवानीपुर थाना के गुढ़ियारी गांव की नासरीन खातून ने अपने पति शफीक आलम पर आरोप लगाया था कि उनके पति ने पहली शादी की बात छिपाकर उससे दूसरी शादी कर ली। ऐसे हालात में उसके पति और ससुराल वाले उनकी अनदेखी कर रहे हैं, देखभाल और भरण पोषण नहीं करते। इस मामले में उसने 5 मार्च को एसपी से शिकायत भी की थी। एसपी ने पारिवारिक मामला बताते हुए इसे पुलिस परिवार परामर्श केंद्र को भेज दिया। अब परिवार परामर्श केंद्र ने फैसला दिया है कि शफीक अब 15-15 दिन अपनी दोनों ही पत्नियों के पास रहेगा और समान रूप से दोनों पत्नियों और उनके बच्चों का भरण पोषण करेगा। इस फैसले को मानने के बावजूद शफीक अपने वादे से मुकर गया था। पूर्णिया से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। हम लोगों ने दोनों के बीच सुलह समझौता करा दिया। उस सुलह समझौता के अनुसार यह तय हुआ कि दोनों एक दूसरे से अलग रहेगा, कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा। दोनों पत्नी में से एक पत्नी को एक रूम मिल जाएगा, दूसरे पत्नी को दूसरा रूम मिल जाएगा। दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे, किसी से कोई बात नहीं। 15 दिन पहले पति के साथ रहेगी और दूसरा 15 दिन जो है दूसरे पति के साथ रहेगा। इस प्रकार से यह मामला सुलझ गया। यूपीएससी, बीपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के पास करने पर लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन कटिहार में इंटर पास करने पर गांव के लोगों ने जश्न मनाया। हम बात कर रहे हैं बारसोई अनुमंडल के आजमनगर प्रखंड के देवगांव पंचायत की, जहां आजादी के बाद पहली बार 14 छात्र और छात्राओं ने फर्स्ट डिवीजन में इंटर पास किया और पंचायत की इस उपलब्धि पर गांव में जश्न का माहौल है। मुखिया प्रतिनिधि अनिफुल उर्फ उदल ने इस बड़ी सफलता पर सभी 14 छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया। सफलता प्राप्त करने वालों में 5 छात्राएं जबकि 9 छात्र शामिल हैं और पूरा गांव उनकी सफलता पर जश्न मना रहा है। मैं बहुत खुशी हुआ कि मेरे पंचायत ने इतनी एक अनुमंडल भी टफ किया एक लड़का, तो इतना मुझे खुशी हुआ, इसलिए सबको बुला करके मैंने सम्मानित किए और बच्चे लोगों का और हौसला बढ़ाए कि आने वाले जो और बच्चे हैं उनको और हौसला बढ़े। जो हमारे मुखिया जी अनिफुल उर्फ उदुल जी ये समारोह आयोजित किया था और हम लोग का सम्मानित भी किया और आगे पढ़ाई के लिए प्रेरित भी किया कि आगे चलकर देश की सेवा के लिए कुछ करें, इसीलिए ये समारोह आयोजित किया गया था।
जमुई जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाके में थाना भवन बनकर तैयार हो गया और अब जल्द ही गरही थाने में पुलिस अधिकारियों की तैनाती के बाद लोगों को सुविधा मिलनी भी शुरू हो जाएगी। जमुई जिले का अति नक्सल प्रभावित खैरा क्षेत्र का वो इलाका है जो झारखंड के गिरिडीह और नवादा जिले का सीमावर्ती क्षेत्र भी है। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित इलाका गरही जो कि झारखंड के गिरिडीह और नवादा जिले का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां के लोगों को अब जल्द ही थाना की सुविधा मिल जाएगी। देख सकते हैं कि गरही थाना का भवन बनकर तैयार है। लगभग 2 करोड़ की लागत से यह भवन बना है और जल्द ही यहां पर पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी, जिसके साथ ही इलाके के लगभग 30 गांवों के लोगों को फ़ायदा होगा, हज़ारों के आबादी को फ़ायदा होगा। जो अभी तक पुलिस के लिए या फिर जो कुछ कानून व्यवस्था को लेकर जो परेशानी होती थी और कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब यहाँ के इस इलाके के लोगों को यही लाभ मिलने लगेगा। बता दें कि ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है गरही, और यहाँ पर बीते कई वर्षों से मांग थी कि स्थानीय एक थाना दिया जाए और यह मांग पूरी हुई है। स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कितना उपयोगी साबित होगा। यह उपयोगी बहुत ज़्यादा होगा। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, हमारा बहुत अच्छा इलाका था और ये गरही थाना बनने से इस क्षेत्रवासियों की में बहुत खुशी है। बहुत सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत फायदे होगा। 25 से 30 गांव को फ़ायदा होगा। अभी तक 25 से 30 किलोमीटर दूर डिस्टेंस तय करना पड़ता था, एक छोटा मोटा भी केस होता है तो रिस्पांस टाइम घट जाएगा यहाँ होने से। और काफ़ी इंटीरियर में गांव है, सबको बेनिफिट है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां अकाउंट्स ऑफिसर घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 2 लाख रुपए घूस लेते हुए अकाउंट ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। निगरानी ने घूस लेते हुए अकाउंट ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। तो 2 लाख रुपए घूस ले रहे थे अकाउंट ऑफिसर, जिस दौरान निगरानी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथों अकाउंट ऑफिसर को गिरफ्तार किया। नेशनल वाटर अवार्ड से बिहार के 2 डीएम को सम्मानित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और मोतिहारी के डीएम शीर्षस्थ कपिल अशोक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया। मोतिहारी के डीएम शीर्षस्थ कपिल अशोक को जिले में 39 जल स्रोतों के निर्माण के लिए यह सम्मान दिया गया। नालंदा में मार्च के महीने में ही भीषण गर्मी अब पड़ने लगी है। गर्मी की वजह से खेतों में लगी प्याज की फसल बर्बाद हो चुकी है। राजगीर के बड़हरी गांव के दर्जनों किसानों ने कर्ज लेकर सैकड़ों एकड़ में प्याज की फसल लगाई हुई थी, लेकिन अब खेतों में सूखते प्याज किसानों को रुला रहे हैं। किसानों का कहना है कि बिचड़ा बोने से लेकर उखाड़ने तक की जो मजदूरी लगी है, वो भी निकालना अब मुश्किल हो रहा है। प्याज का खेती सर हम 5 बीघा में लगाए हुए हैं और सारा प्याज टोटल मेरा ऐसा ही हो गया है। और इसमें काफ़ी पूंजी शुरू से लेकर अंतिम तक बहुत काफ़ी पूंजी लग गया था सर। अब ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें, संभाल नहीं, गर्मी मौसम से बने नहीं संभाल पाया। स्थिति तो एकदम सर लगता है कि फांसी लगा के मर जाऊं। इसको देख कर किसान लोग क्या कर सकते हैं। 40-50 बीघा प्याज लगता है, यहाँ सब बर्बाद हो रहा है। तो प्याज का पोटी नहीं बैठा है? नहीं सर, एकदम खत्म हो गया। एकदम जैसे रोपे उसी तरीका तैयार है। गर्मी इतना पड़ रहा है कि क्या कर सकते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 में जहानाबाद के रहने वाले भोला ने नया रिकॉर्ड बनाया। 102 किलो वर्ग में भोला सिंह ने 150 किलो वजन उठाकर पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जानकारी के बाद न्यूज़ 18 की टीम कल्पा धनपुर स्थित भोला सिंह के घर पहुंची, जहां उनके पिता तो नहीं थे, लेकिन उनके भाई और मां से बातचीत की गई। देखिए संवाददाता राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, और इसको सच करके दिखाया है कल्पा धर्मपुर के रहने वाले भोला सिंह ने। भोला जिन्होंने भुवनेश्वर में वेट लिफ्टिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। हम पहुंचे हैं भोला के घर और उनके परिजनों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कुंदन कुमार। कुंदन, आप भोला के भाई हुए? बताइए कैसे पता चला कि उसने रिकॉर्ड बनाया है? हम लोग टीवी पे लाइव देख रहे थे। अच्छा, तो घर में क्या प्रतिक्रिया हुई?
यही खुशी का माहौल है। अच्छा, पापा? पापा तो यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं। यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं। तो पापा अभी इनके यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं, जाहिर है घर में खुशी का माहौल है। हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा आज बहुत बढ़िया किया है स्पोर्ट्स में, पता चला? हाँ सुने। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? आओ आगे में बढ़ाना सोच रहे कि आओ आगे में हो जाए बच्चा, तो बढ़िया नाम न हो बात। अच्छा, क्या कुछ कठिनाई होता था? यहाँ गांव में रह के इस मुकाम को हासिल करना एक बड़ी बात है। ऊँटा स्कूल में जाके जहानाबाद, हाँ तैयारी करी था। तो माँ ग्रामीण महिला है, जाहिर है बेटा ने बढ़िया काम किया है, नाम रोशन किया है, खुशी है। एक बार फिर हम उनके भाई कुंदन से बात करते हैं। तो कैसे वेट लिफ्टिंग को उन्होंने चुना भोला ने? वो हॉस्टल में रहता था, उसी टाइम वो वेट लिफ्टिंग का वीडियो देखा, उसी टाइम से बोला कि हम वेट लिफ्टिंग में जाएंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।